एनसीटेक्स की तरफ से वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक जो जिसमें कई प्रोग्राम्स एक्सचेंज करता है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, इसमें एनसीटेक्स खास ध्यान इस साल फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को देगा, जिसके पीछे गवर्नमेंट का भी काफी सपोर्ट है। और इस साल गवर्नमेंट 10,000 एफपीओस को एस्टैब्लिश करने में और उनको फाइनेंशियल और ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट देने में काफी प्रायोरिटी है सरकार का। उस दिशा में हम भी अपना एक्सचेंज की तरफ से अवेयरनेस बिल्डिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का इस फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट में बढ़ाना चाहते हैं। और इसका बेनिफिट ये होगा कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो किसानों के लिए काम कर रहे हैं, उनको हम अपना जब किसानों का बीज बोने का टाइम होता है, उसी टाइम ऑप्शंस के मदद से वो अपना भाव भी तय कर सकते हैं। और ये जो भाव है ये ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस के थ्रू लॉक हो सकता है। और इसके लिए जो सेबी की तरफ से हमें सपोर्ट मिला है, वो सपोर्ट हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को दे रहे हैं, ताकि वो एक बार इनको पूरा समझ हो और एक बार इन्होंने पूरा अगर किया हो कि ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस खरीदा हुआ हो, अपना मटेरियल एक्सचेंज के वेयर हाउसेस में डिपॉजिट किया हो और फिर बाद में डिलीवरी दिया हो, और उस भाव का जिसका उन्होंने प्रोटेक्शन लिया है वो भाव उनको मिले या उससे अच्छा भाव मिले। तो ये हमारी कोशिश रहेगी इस वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक में। और हम चाहते हैं कि हमारे जो पार्टनर्स हैं, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे वो मेंबर्स हों और वेयरहाउस सर्विस प्रोवाइडर्स हों, उन सब के साथ मिलके हम ये इसको सक्सेसफुल बनाएंगे। और हमें उम्मीद है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस आगे जाके किसानों को इन टूल्स के मदद से इनका जो इनकम है इसको सुनिश्चित कर सकते हैं। और हम इसलिए इसमें काफी मोटिवेटेड हैं। और हमें उम्मीद है कि जो भी क्रॉप्स किसान उगाते हैं, उसमें जहां जहां हम ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे हैं, वहां हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से फार्मर्स को रिस्क मैनेजमेंट और उनका इनकम श्योर करने के लिए काफी कदम उठाएंगे। नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र को लेकर जो बड़ी घोषणाएं की हैं, उनका असर किस तरह सामने आएगा, इस बारे में तमाम विशेषज्ञों ने मीडिया में लेख भी लिखे हैं और इंटरव्यू भी दिए हैं। लेकिन जैसा कि अपने देश में अक्सर कहा जाता है कि नीतियों और नियमों के दिल्ली से दूर दराज के गांवों तक पहुंचते पहुंचते काफी कुछ बदल जाता है। तो इसलिए आज मंडी.com में हमने दिल्ली और दूर दराज के गांव की आवाज एक साथ अब तक लाने की कोशिश की है, ताकि हम ये समझ सकें आखिर दिल्ली में की गई मोदी सरकार की घोषणाओं को गांव का किसान कैसे देख रहा है, क्या उम्मीद कर रहा है और उसके मन में क्या शंकाएं हैं। तो चलिए हम आपका परिचय करा देते हैं आज के हमारे मेहमानों से। सबसे पहले हमारे आज के मेहमान जो दिल्ली से जो आप एक आवाज बनकर आपके सामने आए हैं, वो है हिंदू बिजनेस लाइन के सीनियर डिप्टी एडिटर शिशिर सिन्हा। और गांव की आवाज को हम आप तक लेकर आए हैं योगेश द्विवेदी जी के माध्यम से। योगेश द्विवेदी यूं तो भोपाल से हमारे साथ हैं, लेकिन वे मध्य प्रदेश के 44 जिलों के 122 किसान उत्पादक कंपनियों यानी एफपीसीज के हमेशा संपर्क में रहते हैं और उन्हें हर तरह की मदद देने वाले एफपीओ कंसोर्शियम मध्य भारत के सीईओ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शिशिर जी, आपसे हम इस पूरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हम लोग अभी मैं प्रोग्राम के इंट्रो में कह रहा था, मैं उसी बात से शुरुआत करूंगा कि दिल्ली में हम लोग बहुत कुछ सुनते हैं कि ये हुआ है। तो अभी जो मोदी सरकार ने जो पिछले 1-1.5 महीने में कुछ बड़े फैसले लिए हैं, जो कृषि क्षेत्र में माना जा रहा है कि अगले आने वाले महीनों और सालों में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं, वो कौन से फैसले ऐसे हैं और उनको थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए बहुत संक्षेप में समझाएं।
देखिए, जब नीति निर्धारण की बात आती है उसमें आमतौर पे दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप ऊपर से कोई नीति तय कर देते हैं और फिर नीचे कह देते हैं कि आप इसको लागू करो। एक तरीका ये होता है कि आप नीचे से राय मशविरा करते हैं और फिर बड़े ऊपरी के स्तर पर आप फैसला करते हैं। जो आप तीन अहम फैसले देखें जो कृषि के से जुड़े हुए आत्मनिर्भर भारत के तहत किए गए, उसमें से क्या था? एक एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट था, एक आपका जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट था, और तीसरा जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ा हुआ था। इन तीनों में अगर आप एक जो कॉमन मुद्दा है वो ये है कि किसानों को किस तरीके से आजादी मिले अपने उत्पादों को बेचने की, अपने उत्पादों की कीमत तय करने की। हम लोग हमेशा से ये कहते रहे कि किसान इकलौता ऐसा उत्पादक है जिसे अपनी उत्पाद की कीमत तय करने का अधिकार नहीं मिलता है। कोई ना कोई तय कर देता है और उसे वो कीमत मिल जाएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ये जो तीन फैसले हैं, चाहे वो एपीएमसी एक्ट में बदलाव हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कायदे कानून की बात हो, या फिर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बदलाव हो, इन तीनों का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिलेगा तो वो किसान को मिलेगा। योगेश जी, एपीएमसी एक्ट में बदलाव की सरकार ने बात कही है जिसके बारे में शिशिर ने भी बताया है, और भी कुछ फैसले हैं जिन पर अभी कार्यक्रम में आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो ये फैसला है एपीएमसी में जो बदलाव की बात कही गई है, जिससे माना जा रहा है किसानों को एक बड़ी आजादी मिलेगी कि वो अपने हिसाब से चीजों को, अपने उत्पादों को जहां बेहतर भाव मिले वहां बेच सकते हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? एफपीसीज उससे कितना फायदा उठा सकते हैं और कितनी उम्मीद है इस फैसले को लेकर आप? भुवन जी, पहले तो मैं भारत सरकार को इसका धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो ये परिवर्तन किए हैं, ये काफी क्रांतिकारी परिवर्तन है। और इसको जो बेसिकली उन्होंने जो शब्द दिया है कि फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2020 की जो बात जो सरकार ने जो लाया है, उसमें जैसा कि अभी सीसी जी ने बताया कि ये किसानों को एक चॉइस देता है कि वो उनके उत्पाद को बेचने के लिए उनको स्वतंत्रता प्रदान करता है। और ये भारत सरकार का बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि इससे हिंदुस्तान का किसान या कोई भी व्यक्ति जो है वो जाकर के कहीं से किसानों से उत्पाद खरीद करके और कहीं भी उसको बेच सकता है। और ये इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि एक जो मंडी कानून के अंतर्गत ऐसे बैरियर क्रिएट कर दिए गए हैं राज्यों के द्वारा, ऐसी बाउंड्रियां क्रिएट कर दी गई हैं जिसके कारण लोग जो है किसानों का उत्पाद कोई व्यक्ति खरीद नहीं पाता। और जो एक प्रतिस्पर्धा की बात होती है, कहीं ना कहीं वो उसमें रुकावट होती है, क्योंकि ज्यादातर मंडियों में कुछ गिने चुने व्यापारियों का एक लंबे समय से प्रभुत्व चला आ रहा है, और उसमें वो चाहते नहीं है जो मंडी के जो व्यापारी है कि बाहरी व्यक्ति या वहां पे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़े। तो ये जो कानून है ये आजादी देता है कि आप कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैन कार्ड है, जिसके पास बेसिकली जो टैक्स अगर उसका पास अगर उसमें रजिस्टर्ड है, तो वो जो है जाके खरीदी कर सकता है। अब रही बात इसको क्रियान्वयन की, क्योंकि राज्य को जैसा कि आपको मालूम है भुवन जी कि ये जो कृषि है वो समवर्ती सूची में आता है और कंकरेंट सब्जेक्ट है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन अभी आश्चर्यजनक रूप से शायद आपको मालूम होगा कि राज्यों ने अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है। जब तक कि राज्य का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक वो कानून जो है अभी राज्यों में लागू, तो राज्यों को भी इसके बारे में जो है सामने आना पड़ेगा। और हमारी जो है अपील है आपके माध्यम से कि राज्यों को इसको जो आगे आकर के और इसको जो है इसको क्रियान्वयन में बिल्कुल केंद्र सरकार की मदद करनी चाहिए। जी, आप दोनों मेहमानों से हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो गया है मंडी.com एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक से लौटने के बाद और जो कुछ बड़े फैसले सरकार के रहे हैं उन पे भी हम चर्चा करेंगे, उनके भी क्या उसमें शंकाएं हैं, और योगेश द्विवेदी जैसे जो किसान हैं, जो किसान उत्पादक संगठन है, उनके बारे में बात करेंगे और उन शंकाओं का समाधान समझने की कोशिश करेंगे शिशिर सिन्हा जी से। बने हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com। स्वागत है एक बार फिर मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज जो मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़े कुछ बड़े सुधार जो किए हैं उनको लेकर, और क्या उनका मतलब है, और उसमें किसानों को किस तरह की शंकाएं लग रही हैं या क्या वो आगे इसका उपयोग देख रहे हैं, क्या अवसर देख रहे हैं, इस बारे में हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली से इस चर्चा में भाग लेने के लिए हिंदू बिजनेस लाइन के सीनियर डिप्टी एडिटर शिशिर सिन्हा।
और भोपाल से योगेश द्विवेदी जो मध्य भारत एफपीसी कंसोर्शियम के सीईओ हैं। ये कंसोर्शियम भोपाल के 44 जिलों के 122 एफपीसी से जुड़ा हुआ है और उनको हर तरह की मदद पहुंचाता है। योगेश जी, जो पिछले ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, आपने एक आशंका जाहिर की थी कि अभी तक राज्य सरकार ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, जो एपीएमसी एक्ट की हम बात कर रहे थे। हालांकि शिशिर जी ने बहुत साफ किया कि इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं कि राज्यों के पास वो चाहें तो कुछ डिले कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार क्योंकि एक केंद्रीय कानून है तो उनको इसे मानना पड़ेगा। इसी बात को और आगे एक चरण लेकर चलते हैं कि क्या आपको लगता है कि एपीएमसी एक्ट में जो ये सुधार हुआ है, जब भी राज्य सरकारें इसको इस सुविधा को किसानों तक पास ऑन करेगी तो किसानों को इसका लाभ होगा? क्या आपको लगता है कि एपीएमसी के दायरे के बाहर जो छूट मिली है किसानों को अपना माल बेचने की, उससे वास्तव में किसानों की आमदनी पर सीधा असर पड़ेगा? फायदा तो किसानों को स्वाभाविक रूप से होगा। और हमारा यहाँ पे एक जो अप्रहेंशन है इनफैक्ट कि जो छोटे किसान है जो कि थोड़ा सा उतने सक्षम नहीं है, तो आइदर अगर वो एफपीओ के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो एफपीओ के माध्यम से उनको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जहां पे लोग छोटे किसान जो है किसी व्यवस्था से जुड़े नहीं हुए हैं, वो केवल जो है अभी थोड़ा रिमोट में है, वहां पे उनके थोड़ा सा ये शंका जरूर लोगों के मन में है कि क्या वास्तव में जो वहां पे, क्योंकि बड़े जो बायर है वो भी वहां रिमोट एरिया में पहुंच नहीं पाते, तो उनका ऐसा तो नहीं कि इस व्यवस्था के कारण उनको फिर से वही पुराने जो है स्वतंत्रता के बाद जो होता था, जो साहूकारों और इनके द्वारा उनको कम रेट और इस तरह के शोषण की एक आशंका है। लेकिन इसके बारे में मेरे को लगता है कि सरकार ऑलरेडी इसमें जो भारत सरकार कानून में कई जगह जिक्र आया है और इसको लेकर के एक एसडीएम लेवल पे, सब डिविजनल लेवल पे जो एसडीएम के कमेटी की बात की गई है कि जहां भी थोड़े भी अगर कोई दिक्कत आती है तो वे अप्रोच कर सकते हैं। और मेरे को जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे अच्छी व्यवस्था है कि सरकार को एक और इसमें काम करने की जरूरत है कि हम अपने किसानों को जो बाजार की जानकारियां हैं हर किसान तक वो कैसे पहुंचे, हर ग्राम पंचायत तक, हर गांव तक पहुंचे, उसको लेके काम करना पड़े। किसानों को जानकारी होगा तो स्वाभाविक रूप से वो जो है बेहतर मार्केट की तलाश में जाएंगे और वो जो एक खुली व्यवस्था का फायदा वो ले पाएंगे। जी शिशिर, ये जो एक आशंका जताई है योगेश जी ने, इसमें आप कितना दम देखते हैं? क्योंकि जो आजादी के पहले जिस तरह साहूकार या सेठ इलाके के किसानों से सस्ते भाव पर कुछ खरीद लेते थे, क्या वास्तव में अभी भी जिसके कारण कहा जाए कि एपीएमसी आया था, क्या आपको लगता है कि वो संभावनाएं अभी भी उसी तरह से बरकरार हैं और इस एक्ट के हटने से किसानों को एक बार फिर उस तरह के शोषण का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। पहला तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 86% जो हमारे किसान हैं वो छोटे और सीमांत किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम है, और 76% ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम है। वहां पर फार्मर प्रोड्यूसर एसोसिएशन की जो ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका है वो काफी अहम हो जाती है, क्योंकि अब देखिए पास का एक मंडी है, ये कानून क्या कहता है कि मंडी के बाउंड्री के भीतर एक अलग व्यवस्था होगी, मंडी के बाहर जो है, मंडी के जो बाउंड्री है उसके बाहर एक अलग व्यवस्था होगी। अब इस 2 व्यवस्था के बीच में एक छोटा और सीमांत किसान ज्यादा परेशान होगा, क्योंकि उसके पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि वो हर जगह जाकर के वो अपना सामान, अपना उत्पाद वो आसानी से बेच सकते हैं, और यहाँ पर एफपीओ की भूमिका सबसे अहम होती है। दूसरी बात मुझे लगती है कि कोऑपरेटिव जो है, जो काफी सक्सेसफुल रहा है डेयरी बिजनेस में, उसी तरह के कोऑपरेटिव को अगर हम एग्रीकल्चर में भी ज्यादा बड़े पैमाने पर हम यूज करते हैं तो वो काफी हद तक मदद कर सकता है। तीसरी बात जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि जैसा कि ये एक समवर्ती विषय है, तो जो भी मंडी की बाउंड्री के बाहर की व्यवस्था होगी उसमें राज्य सरकारों का कोई रोल नहीं रहेगा, उनको वो मानना ही होगा। हमारी दिक्कत यह है कि यहाँ पर राजनीतिक तंत्र इतना मजबूत है कृषि के मामले में, वो कई तरह की अड़चनें खड़ा कर सकता है, और ये हमने 2004 से 2020 के बीच में देख लिया है। ऐसी आशंका ना हो, ऐसी कोई परेशानी ना हो, ये दूर करने का उपाय भी हमें सोचना होगा। की संक्षिप्त टिप्पणी में चाहूंगा कि जो राज्यों की एक सुविधा मिली है, खासतौर से हमने कई सारी कमोडिटीज में हम देखते हैं, जो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उसमें एक राज्य में उत्पादन होता है लेकिन प्रोसेसिंग की इसका सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दूसरे राज्य में है, और वहां क्योंकि किसान जा नहीं सकता है तो वो मजबूरी में वो पूरी तरह से जो कहा जा सकता है कि जो संपन्न ट्रेडर हों या कॉर्पोरेट्स हों उनको उनके हाथ उसको जाना ही पड़ता है। तो क्या ये सुविधा मिलने से अब किसान ज्यादा पैसे बचा सकेगा अपने लिए? बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि आपका इशारा शायद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ ज्यादा चल रहा है कि आप जो कुछ भी जरूरत है एक खास तरह के उद्योग की या खास तरह के फूड प्रोसेसर की, उसके हिसाब से आप सामान का उत्पादन, एक
उत्पाद आप लाते हैं और फिर उसको वो आप हैंड ओवर कर देते हैं, फिर जहां पर उसकी प्रोसेसिंग होती है। देखिए, पंजाब में जैसे एक बेवरेज कंपनी ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए थे, खास तरह के आलू की बात थी, फिर वो आलू से वो चिप्स बनाते थे। इन सभी जगहों पर उसका फायदा किसानों को मिला है। अभी बहुत छोटे छोटे स्तर पर हमने वो देखे हैं प्रयोग। अब ये बड़े पैमाने पर जब होगा, जब ज्यादा से ज्यादा राज्यों में, क्योंकि हर राज्य की अपनी एक भौगोलिक परिस्थिति है, वो भौगोलिक परिस्थिति उस खास तरह के कृषि उत्पाद के लिए आवश्यक होता है। अब जरूरी नहीं है कि जो चीज गुजरात में पैदा हो सकता है वही चीज आपके बिहार या आपके पश्चिम बंगाल में भी हो सकता है। तो अगर वो गुजरात में किया गया पैदा और अगर प्रोसेसिंग यूनिट मान लीजिए बिहार में है या पश्चिम बंगाल में है, तो दोनों ही जगह का फायदा है। एक वहां के किसान को फायदा है जिसने उसका उत्पाद किया है, और दूसरा जहां पर उसकी प्रोसेसिंग हो रही है वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनेगी। तो मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हम कई बार बड़े निगेटिव टर्म में देखते रहे हैं जी। हमें जरूरत है उससे बाहर निकलने की, और ये सोचना है कि किस तरह से वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट, उसका जो है कैस्केडिंग इफेक्ट, जो कैस्केडिंग नहीं कहना चाहिए, हम कहेंगे ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो हो सकता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बन रही हमारे साथ देखते रहिए। स्वागत एक बार फिर आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं कृषि क्षेत्र में सुधारों को लेकर जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं उसके बारे में, और पिछले जो कार्यक्रम के पिछले 2 हिस्सों में हमने बात की खास तौर से एपीएमसी एक्ट से जो जिस तरह की छूट मिली है किसानों को, उससे क्या जुड़ी हुई शंकाएं हैं और क्या उसमें हो सकता है उससे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात अभी जस्ट ब्रेक पे जाने से पहले शिशिर कर रहे थे और उन्होंने ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात कही इसमें। योगेश, क्या आपको लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ी जो घोषणा इसमें आई है सरकार की, और कई एक लंबे समय से, यानी कि कहा जाए कि मोदी 1.0 से ही हम लगातार ये सुन भी रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक मॉडल लॉ आ रहा है, और अभी जिस तरह की जो घोषणाएं सरकार की ओर से आई हैं, आपको लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी एफपीसीज होंगे क्योंकि वो मजबूत हैं और वो बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ समझौता कर सकते हैं, उनके पास संगठन है, वो ये तय कर सकते हैं कि हाँ इतने एरिया में हम यही चीज उगाएंगे, इसी क्वालिटी का उगाएंगे, तो इसका एक बड़ा लाभ उनको मिल सकता है? बिल्कुल, जो है जैसा कि सीसी जी ने बताया कि अभी हमें बदलाव का समय है, क्योंकि ये शायद आज से 20 साल 25 साल पहले ये हम उस स्टेज में नहीं थे, हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं थी। पर अभी जिस तरह के किसान उत्पादक संगठन है, क्योंकि प्रदेश में कई राज्यों में जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी रिमोट में, ट्राइबल एरियाज में आपने खुद जाके देखा हुआ है कि बहुत सारे एफपीओ जो है वो काम कर रहे हैं। शिशिर, तीसरा जो एक बड़ा मुद्दा रहा है इसमें वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का मुद्दा रहा है, और इसको भी कहा गया है कि इसमें जो सुधार सरकार ने किया है एक तरह से उसको जो सामान्य परिस्थिति में सीए को नहीं लगाया जा सकता है, ऐसा सरकार ने कहा है। तो इसका लाभ क्या आपको लगता है कि किसानों को किस तरह से मिलेगा? क्योंकि एक बात तो हमेशा हो रही है कि निजी क्षेत्र के लिए एक बड़े निवेश का रास्ता खुलेगा और कृषि क्षेत्र में एक बड़ा निवेश जो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी क्षेत्र की ओर से आएगा, लेकिन किसानों को क्या इसका लाभ मिलेगा और किस तरह से मिलेगा? देखिए, एसेंशियल कमोडिटीज का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कहाँ हुआ है? सबसे ज्यादा दुरुपयोग जो हुआ है, जो मिडिल मैन है उन्होंने सामान तो खरीद लिया, लेकिन उसका जितना फायदा वो उठाते थे उसका एक हिस्सा भी वो किसानों को नहीं देते थे। लेकिन जब ये बंदिशें खत्म हो जाएंगी, देखिए बात क्या होती है कि जब जितनी आप बंदिशें लगाएंगे उतना ज्यादा दुरुपयोग होने की आशंका होती है। आपने स्टोरेज के ऊपर आपने कह दिया कि आप इससे ज्यादा लिमिट नहीं कर सकते, इससे ज्यादा आप भंडार नहीं कर सकते हैं, उसका नतीजा क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा लोगों ने उसका दुरुपयोग करना शुरू किया। अब जहां पर इस तरह की कोई सीमा नहीं होगी, सामान्य परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में सरकार के पास अधिकार होगा कि अगर दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं वो वापस स्टॉक लिमिट ला सकते हैं। लेकिन सामान्य परिस्थिति में जब ऐसी कोई सीमा नहीं होगी, व्यापार एक सामान्य तरीके से चलता रहेगा, तो किसान को जो वास्तविक कीमत मिलनी चाहिए वो मिल पाएगी, और व्यापारी या जो मिडिल मैन है वो इसका फायदा नहीं उठा सकेंगे, इसका दुरुपयोग नहीं कर सकेंगे। और साथ ही साथ कई बार ऐसा होता था कि निजी निवेश इसलिए भी नहीं आ रहा था क्योंकि उनको हमेशा डर होता था कि स्थानीय प्रशासन किस तरीके से उसके ऊपर परेशानी उनके लिए खड़ी कर सकता है। हालांकि कई जगहों पर इसे छूट मिली हुई है, लेकिन फिर भी लोकल लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ एक कहते हैं ना, कुछ परेशानियां होती थी। अब ये जब बंदिशें खत्म हो जाएंगी तो एक तरफ किसान के लिए सामान बेचना आसान होगा, दूसरी तरफ ये जो मिडिल मैन का जो दबदबा बना होता था वो खत्म होगा, और तीसरा ये कि निजी निवेश भी जो है वो बड़े पैमाने पर आ सकेगा।
कुल मिलाकर जो हमारे दोनों मेहमानों की राय है उसमें ये, अगर उसको एक संक्षेप में मैं कहूँ, उसको समअप करूं तो यानी एपीएमसी एक्ट में बदलाव और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो नई पॉलिसी की घोषणा आई है सामने, उसका सीधे तौर पे बहुत बड़ा लाभ किसानों को मिलने की पूरी संभावना है, पूरी उम्मीद है। हाँ, ईसीए को लेकर यानी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को में जो बदलाव हुआ है उससे निश्चित तौर पे योगेश द्विवेदी का मानना है कि एफटीसीज के पास पहले से उस तरह की सहूलियत थी, इसलिए सीधे तौर पे शायद उनको इसका फायदा न हो, लेकिन जिस तरह से निजी क्षेत्र का एक निवेश इसमें आने की संभावना बताई जा रही है, उससे पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, केवल किसानों की आमदनी को नहीं बल्कि पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को निश्चित तौर पर रोजगार के माध्यम से, आमदनी के माध्यम से लाभ होना तय है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी राय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने। कृषि क्षेत्र में जुड़े बड़े सुधार हुए हैं, उनका किस तरह का असर देखने को मिल सकता है और खास तौर से किसानों का क्या व्यू है उसके बारे में किस तरह की शंकाएं हैं और उनको किस तरह से आगे इसका एक फायदा देखने को मिल सकता है। फिलहाल अब मंडी.com से मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।